तो द टॉपिक दैट विल स्टडी इन एप्टीट्यूड इज योर प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, आपका प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो सबसे पहले हम कुछ फॉर्मुलेज लिखेंगे और उसके बाद क्वेश्चंस देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर हम दो प्राइजेस की बात करते हैं, एक होता है कॉस्ट प्राइस, एक होता है आपका सेलिंग प्राइस। ठीक है ना, एक वो प्राइस जिस पे आप मतलब एक आइटम को आपने बाय करा और आगे आपने उसको एक सेल कर दिया, सो दैट इज नोन एज सेलिंग प्राइस। ठीक है, ऑब्वियसली प्रॉफिट आपको तब होगा जब आपका सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से क्या होगा, ज्यादा। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो ये अंडरस्टूड है कि सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए आपका, कॉस्ट प्राइस से ज्यादा। ठीक है, लॉस तब होगा जब आपका कॉस्ट प्राइस ज्यादा है और सेलिंग प्राइस के आपका कम है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, तब आपको क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, फिर हम निकालते हैं कि जो एक होता है प्रॉफिट मतलब परसेंट। जैसे मान लो आपने कहा कि आपने कोई आइटम जो है वो आपने 100 रुपीज की बाय करी। ठीक है, और आपने उसको 150 रुपीज में सेल कर दिया। तो 100 आपका क्या था, कॉस्ट प्राइस, 150 के आपका सेलिंग प्राइस। ठीक है, 150 के आपका सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो इसमें आपको प्रॉफिट कितना हुआ, 50 रुपीज का। जो प्रॉफिट हुआ है दैट इज ऑफ ₹50। ठीक है, लेकिन अगर हमें ये निकालना है कि प्रॉफिट परसेंट कितना है, कि आपको कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ है, अगर हमें क्या कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट, तो ये हमेशा हम कैसे निकालते हैं, एक तो जो प्रॉफिट हुआ आपको, जैसे प्रॉफिट हुआ है 50 रुपीज का, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो ये कितने परसेंट आ गया आपके पास, 50%। मतलब जो भी प्रॉफिट आपने निकालना है वो कौन से प्राइस के ऊपर निकालना है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर। ठीक है, कि जो प्रॉफिट है डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है, ऐसे लॉस परसेंट भी आप कैसे निकालोगे, जितना लॉस है। ठीक है ना, अब जैसे मान लो आपके पास 100 की आइटम थी। ठीक है, आपने उसको 80 में बेच दी। ठीक है, तो उस केस में आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो लॉस कितने रुपीज का हो रहा है, 20 रुपीज का। तो लॉस परसेंट भी क्या हो गया आपकी, 20/100 इंटू 100। मतलब जब भी आपने प्रॉफिट या लॉस निकालना है तो वो किसके ऊपर आपने कैलकुलेट करना है, ऑन कॉस्ट प्राइस। किसके ऊपर आपने निकालना है, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो जैसे कुछ फॉर्मुलेज भी हैं, बाकी तो जनरली आपको पता लग ही जाएगा इसमें कि क्योंकि कब प्रॉफिट हो रहा है कब लॉस हो रहा है। ठीक है, बाकी अभी आगे कुछ सिचुएशंस आएंगी, कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं प्रॉफिट परसेंट का, कि जो भी प्रॉफिट है, तो व्हाट इज प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू जो भी आपका प्रॉफिट है डिवाइडेड बाय योर कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ये आपका प्रॉफिट क्या है, परसेंट है। ठीक है, अगर यहाँ से आपको प्रॉफिट निकालना हो तो वो आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि जो प्रॉफिट परसेंट है इनटू कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय 100 इनटू कॉस्ट प्राइस बाय 100। सेम वे अगर आपको लॉस की परसेंटेज निकालनी है तो वो फॉर्मूला क्या है, लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहां से अगर आपको लॉस निकालना है तो वो क्या होगा, जितनी लॉस परसेंटेज है इनटू कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो यहां से ये हमारे पास कुछ फॉर्मूलेज आ गए। ठीक है, फिर एक एक दो फॉर्मूलेज होते हैं कि जिसमें आपको जैसे प्रॉफिट दिया होगा और आपको मतलब उसमें आपको जैसे कॉस्ट प्राइस दिया होगा, प्रॉफिट दिया होगा, तो वो पूछेगा सेलिंग प्राइस कितना है। ठीक है, या कई बार ऐसा हो सकता है कि सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट दिया होगा तो कॉस्ट प्राइस कितना है। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है। तो लिखिए उसका फॉर्मूला,
सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, ये हम प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। दिस इज योर सेलिंग प्राइस अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन अगर लॉस हो रहा है तो वहां पर आप क्या लिखते हो, 100 माइनस लॉस परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। मतलब दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन योर सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और इसमें आपको क्या बता रखा है कि ऑब्वियसली कॉस्ट प्राइस जो भी एक अमाउंट है, प्रॉफिट हो रहा है तो आप उसको 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100, अगर लॉस हो रहा है तो 100 माइनस लॉस परसेंटेज बाय 100, ठीक है। सो एक तो आपका ये बेसिक सा चलो फॉर्मूला है जिस पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस में मैंने क्या बताया आपको, रिलेशन, ठीक है। अब एक इसमें क्या बता रखा आपको कि एक होती है आपकी मतलब डिसऑनेस्ट डीलिंग। डिसऑनेस्ट डीलिंग का क्या मतलब है, जैसे मान लो आपने कहा कि आपको एक 1 kg शुगर है, जस्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं कि 1 kg शुगर जो है, मान लो उसकी कॉस्टिंग थी मुझे बेसिकली 40 रुपीज, क्या कॉस्टिंग है 40, ठीक है। लेकिन मैं उसका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 50 है। सेलिंग प्राइस कितना है, 50 है। अब एक प्रॉफिट और कैसे हम कर सकते हैं, मान लो कि अब 1 kg शुगर है वो तो 40 की है और प्रॉफिट कितना आ रहा है, मतलब उसके ऊपर 10 रुपीज का प्रॉफिट हमें आता है, ठीक है, अगर आप उसको सेल कर रहे हो। लेकिन अब मान लो क्या कर रहा है जो शॉपकीपर है, वो 1 kg की जगह 900 ग्राम ही दे रहा है, और वो भी कितने रुपए में दे रहा है, 50 रुपीज में, कि वो अमाउंट आपको कम दे दे। अब देखो 1 kg आई थी 40 रुपीज की, तो 900 ग्राम कितने की आई होगी, अगर 1 kg शुगर 40 रुपीज की, उसको कॉस्टिंग की बात करें तो उसको कितने की आई होगी, 36 की। क्योंकि आप देख सकते हो ना 1 kg 40, तो मतलब इसमें से 100 ग्राम 4 रुपीज की है। अब 90 ग्राम तो सॉरी ये 900 ग्राम तो उसको कितने की पड़ी, 36 की। अब वो 900 ग्राम बेच कितने में रहा है, 50 में, तो उसको प्रॉफिट कितना हो गया, 14 रुपीज का। मतलब ये एक तरह से डिसऑनेस्ट डीलिंग होगी। आपने सामान कहा कि मुझे इतना दो, एक तो चलो उसने आपको कहा कि मैंने इतना ही दिया है, बट उसने आपको अमाउंट कम दी, तो ये होती है डिसऑनेस्ट डीलिंग, कि इसके अंदर वो आपको अमाउंट कम देके अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर रहा है। वैसे तो उसको 1 kg पे 10 रुपए बचने थे, लेकिन उसने आपको 100 ग्राम कम देके उसने 14 रुपीज का प्रॉफिट कर लिया, ठीक है। आया समझ में ये, तो इसे हम क्या बोलते हैं, डिसऑनेस्ट डीलिंग, ठीक है। अब चलो जैसे हम अब हम देखते हैं एक सक्सेसिव डिस्काउंट्स, ठीक है। जैसे मान लो कई बार आप कोई शॉपिंग करने जाते हो, तो वहां पर कई बार लिखा होता है कि इसके ऊपर 60% प्लस 40% ऑफ है, ठीक है। इसके ऊपर 80% प्लस 20% ऑफ है, ठीक है। इसके ऊपर 50% प्लस 50% है। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका ये मतलब है नहीं कि वो फ्री में दे रहे हैं, क्योंकि 60 प्लस 40 तो 100 हो गया, 80 प्लस 20 भी क्या हो गया, 100 हो गया, 50 प्लस 50 भी 100 हो गया, तो इसका मतलब फ्री में दे रहे हैं। तो क्या होता है इसमें, ठीक है। तो ये एक तरह से उनकी मतलब ब्रांडिंग करने की पॉलिसी है कि वो कैसे सामान को बेच रहे हैं। एक तो होता है फ्लैट, एक तो लिखा होता है ना फ्लैट 50% ऑफ, वो तो चलो पूरी अमाउंट पे है। अब चलो ये चीजें आपको कम देखने को मिलती हैं थोड़ी, बट पहले बहुत सारे ब्रांड्स थे वो इस पॉलिसी पे चलते थे मेनली क्लोथिंग वाले ब्रांड्स। अब 60 प्लस 40 का क्या मतलब है, जैसे मान लो एक आइटम 1000 रुपए की है, ठीक है। इसलिए पहले वो देखो ना, पहले प्राइस बड़ा हाई रखा होता है उन्होंने, मान लो उन्होंने रख दिया 5000 रुपये, एमआरपी इतना है, बाद में दे देते हैं 500 रुपए की, ठीक है। तो वो उनकी ब्रांडिंग पॉलिसी होती है। और यही आप देखते हो ना कि सेल लग जाती है सीजन पे, पहले वही चीज, वो तो टैग तो उन्होंने ही लगाना है, किसी भी चीज पे आप कितने का भी टैग लगा दो, उनके उनके ऊपर ही है ना, क्योंकि सामान तो उनका है। बट बाद में ऑब्वियसली वो उसको कैसे सेल करते हैं, सेल लगा के, ठीक है। तो 60 प्लस 40, अगर कोई चीज 1000 रुपए की है तो पहले उसके ऊपर 60% प्रॉफ 60% उसने आपको डिस्काउंट दे दिया, तो 1000 का 60% कितना होगा, 600, ठीक है। तो 600 माइनस कर दो तो कितने रह गया आपके, 400। अब कहता है 400 के ऊपर
40% और डिस्काउंट। अब 400 का 40% कितना होगा आपका? 240। 400 का 40% कितना होगा? 240 होगा। पता लग रहा है कितना उसमें बैठे हैं। कितना होगा? 160। कितना होगा? 160। 400 का 40% होगा 160। तो 400 में से 160 और माइनस कर दो, तो मतलब आपको वो जो आइटम है वो कितने की मिलेगी? 240 की। 60 प्लस 40 के बाद तो अल्टीमेटली आपको कितना डिस्काउंट मिला? 76% डिस्काउंट। क्योंकि 1000 जो 1000 रुपए की आइटम थी वो आपको 240 रुपीज में मिल गई। ठीक है। ऐसे मान लो 80 प्लस 20 होता तो यही 1000 रुपए वाली आइटम पे पहले 80% डिस्काउंट। 80% का मतलब अब वो कितने की रहेगी? सिर्फ 200 की। 200 के ऊपर 20% और डिस्काउंट, मतलब इसमें से आप कितने माइनस कर दोगे? 40। तो वो आइटम कितने की मिली आपको? 160 की। 50% कम, 50 प्लस 50 का मतलब पहले 50 तो 500, फिर 50 और तो कितने की रहेगी? 250 की। ठीक है। अब इसके लिए एक फॉर्मूला भी होता है, जैसे अगर दो डिस्काउंट है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है कि अगर आपको एक बार में सारा डिस्काउंट निकालना है, आपने क्या करना है? जो दो अलग अलग डिस्काउंट है, ठीक है, जैसे एक डिस्काउंट को मैंने कह दिया A%, दूसरे को कह दिया B। जैसे चाहे वो दोनों सेम है अलग है, जैसे यहाँ पर 60 प्लस 40 है, इधर 80 प्लस 20 है, इधर तो 50-50 है। A प्लस B माइनस A इंटू B बाय 100। ठीक है। जैसे अब यहाँ पे देखो A कितना था? 80 और B कितना था? 20। माइनस 80 इंटू 20, 80 इंटू 20 कितना होगा? डिवाइडेड बाय 100 कितना हो गया ये? 80 प्लस 20 हो गया 100 माइनस 1600 बाय 100, तो ये कितना आ गया? 84%। ये हमने किसका निकाला है? 80 प्लस 40 का। अब देखो 160 का मिला आपको। अगर 1000 वाली चीज आपको 160 में मिल रही है तो कितने परसेंट डिस्काउंट मिला है? 84%। आप 60 प्लस 40 लगाओ। 60 प्लस 40 माइनस 60 इंटू 40 बाय 100, तो वो आ जाएगा आपका 24। तो कितना आ गया ये? 76% जो आपने ये निकाला है। तो ये फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हो, या दूसरा आपको मैं जैसे मैंने बताया इसी, या आपको जो भी इनिशियल अमाउंट है पहले उसके ऊपर डिस्काउंट और फिर आगे उसके ऊपर डिस्काउंट। आया समझ में? तो इसे हम क्या बोलते हैं? सक्सेसिव डिस्काउंट्स। ठीक है, कि आपको एक से ज्यादा, मतलब वो आपको क्या दे रहा है? डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है। एक तो ये आपने केस याद रखना है। ठीक है। अब एक चलो हम और एग्जांपल लेते हैं इसके अंदर कि एक और क्या केस होता है। जैसे मान लो आपके पास, मान लो एक आइटम है, ठीक है, आपके मान लो कि चलो दो आइटम्स हैं। चलो ये मैं आपको क्वेश्चन की फॉर्म में ही कराता हूँ, जैसे आप एक क्वेश्चन लिखिए फिर वहीं से आपको समझ आ जाएगा। उसने कहा कि ए शॉपकीपर सोल्ड टू रेडियो सेट्स, टू रेडियो सेट्स फॉर रुपीज 792 ईच, 792 ईच, gaining 10% on one and losing 10% on the other, 10% on the other. Then he, option A, neither gain nor neither gains nor loses. Second, gains 1%, 1%. Option 3, loses 1%. और ऑप्शन 4 क्या है? गेन्स 5%, गेन्स 5%, gains 5%. So this is option 1, 2 and fourth option is gains
5%। ठीक है, वो कह रहे हैं एक शॉपकीपर है, उसने 2 आइटम को क्या करा है, सोल्ड करा है। ठीक है, और दोनों का क्या प्राइस है, 792। ठीक है, एक के ऊपर उसने मतलब जब सेल करा तो उसे 10% का लॉस हुआ है, और दूसरे के ऊपर उसे 10% का लॉस हुआ है। तो बताओ कि ओवरऑल उसे क्या हुआ है। तो आपने बताना है कि नाइदर गेन नॉर लॉस, गेन्स 1%, लूजेस 1% और गेन्स यूर 5%। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बेसिकली आपको क्या दे रखा है, ए शॉपकीपर सोल्ड 2 रेडियो सेट्स फॉर ₹792 ईच, गेनिंग 10% ऑन वन एंड लूजिंग 10% ऑन द अदर। ठीक है, मतलब 2 आइटम्स हैं, उसको वो सेम प्राइस के ऊपर सेल कर रहा है। तो ये एक केस होता है, मतलब इस केस में क्या है कि जो आपका परसेंटेज गेन और परसेंटेज लॉस क्या है, इक्वल है। जब भी परसेंटेज गेन और परसेंटेज लॉस क्या इक्वल, क्योंकि एक को आपने 10% लॉस पे दिया है और एक को 10% गेन पे। और दूसरी बात क्या है कि दोनों का सेलिंग प्राइस भी सेम होना चाहिए। ठीक है ना, यहाँ पर 2 चीजें हैं, एक तो लॉस और गेन की परसेंटेज इक्वल होनी चाहिए और एक उनका सेलिंग प्राइस भी सेम होना चाहिए। तब सीधा सा फॉर्मूला होता है लॉस परसेंटेज, लॉस अगर आपने निकालना है या जो भी आपका मतलब कि लॉस जो आपने परसेंटेज निकालनी है, परसेंटेज लॉस, तो वो जो भी कॉमन गेन और लॉस है वो कितना है, 10। कॉमन गेन और लॉस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100। कॉमन गेन और लॉस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100। तो कॉमन गेन और लॉस कितना आपका 10, तो 10 का स्क्वायर कितना आ गया 100, 100 बाय 100 कितने परसेंट आ गया 1%। तो ये आपका आंसर है। मतलब जो भी कॉमन देखो यहाँ पर ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है, एक तो गेन और लॉस क्या आपका सेम होना चाहिए, और गेन मतलब 10% गेन और 10% लॉस ऑब्वियसली 2 अलग अलग आइटम्स के ऊपर हैं, या जैसे 2 रेडियो सेट वो बता रहा है, और उनके बाद उसका सेलिंग प्राइस भी सेम होना चाहिए। ये नहीं है कि एक के ऊपर 10% गेन के बाद सेलिंग प्राइस कुछ हो रहा है, किसी एक के ऊपर 10% लॉस के बाद सेलिंग प्राइस कुछ हो रहा है, तब ये फॉर्मूला आपका एप्लीकेबल नहीं है। ये सिर्फ तभी एप्लीकेबल है जब आपका बेसिकली एक तो परसेंटेज गेन और परसेंटेज लॉस इक्वल हो, और उसके बाद आपका जो सेलिंग प्राइस है वो सेम होना चाहिए। ओनली देन दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला इज एप्लीकेबल। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे मिक्सचर्स की। ठीक है, क्वेश्चंस अभी देखेंगे इसके ऊपर, बट पहले उससे पहले एक बार फॉर्मूलेस देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या कंसेप्ट है, मिक्सचर्स का। मिक्सचर्स का अब मिक्सचर्स में क्या होता है कि जैसे ऑब्वियसली मान लो आपके पास 2 आइटम है। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास 2 राइस की वैरायटी है। ठीक है, मान लो एक राइस जो है, ये मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो एक राइस की वैरायटी है 60 रुपीज वाली। ठीक है, एक है 80 रुपीज वाली। ठीक है, और आपने दोनों को क्या कर दिया, मिक्स। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, एलिगेशन, कि दोनों का आपने मिक्स कर दिया। अब मान लो मिक्स करने के बाद आप जो इस मिक्सचर को जो बेच रहे हो, मान लो वो ₹75 पर केजी आप उसको सेल कर रहे हो। आपने क्या करा, एक चीपर राइस है, एक क्या डीरर। ठीक है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, चीपर जो सस्ता है। ठीक है, और एक कौन सा आपका डीरर। और ये जो 75 रुपीज पर केजी है, ये क्या आपका मीन प्राइस। ठीक है, तो इसमें कई बार ये होता है ना, आपको वो पूछता है कि कितनी कितनी क्वांटिटी उसकी मिक्स करें। ठीक है, तो इसका बस आप एक फॉर्मूला याद रखना कि क्वांटिटी ऑफ चीपर बाय क्वांटिटी ऑफ डीरर। चीपर मतलब जो चीज सस्ती है, डीरर मतलब जो महंगा है, वो किसी भी चीज का मिक्सचर हो सकता है। क्वांटिटी ऑफ चीपर डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ डीरर, इट शुड बी इक्वल टू डीरर प्राइस, या जो प्राइस ऑफ डीरर माइनस मीन प्राइस डिवाइडेड बाय मीन प्राइस माइनस योर प्राइस ऑफ चीपर, प्राइस ऑफ चीपर। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे देखें, हमने कहा था डीलर वाला कितना है 80 का, मीन आपने कितना रखा 75। ऑब्वियसली नीचे 75 माइनस 60, तो 85 माइनस 75 हो गया 5, और ये हो गया 15। तो ये क्या रेशियो आ गई, 1:3। मतलब इस केस में क्या है, अगर आपको इस प्राइस पे बेचना है,
तो आपने क्या करना है, आपको एक पार्ट इसका, मतलब अगर टोटल 4 kg है तो 1 kg इसका और 3 kg इसके। जैसे आप सिंपली यहाँ पे देख भी सकते हो, अगर मैं 1 kg लूं 60 रुपीज वाले का, ठीक है, और 3 kg किसका लूं 80 वाले का, तो टोटल हो गए 4 kg। तो ये कितना है 60, और 3 × 80 कितना होगा 240। तो 60 + 240 कितना हो गया 300। 300/4 कितना आ गया 75। मतलब वो तो जैसा भी उसने आपको मीन प्राइस दिया होगा उस हिसाब से प्रोपोर्शन होगी, कि जो भी आपने, उसने दो अलग अलग राइस की वैरायटी को मिक्स कर दिया, अब वो मीन प्राइस जो भी आपने सेट करना है उस हिसाब से फिर आप इनकी अमाउंट डालोगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तो आपको मतलब ये है ना, प्रॉफिट ही चाहिए ना। ये थोड़ा कि लॉस में बेचना है, ये थोड़ा कि 80 रुपये वाला चावल जो है वो हमने 60 में बेचना है, ठीक है। मतलब ये एक तरह से क्या होता है एलिगेशन, कि आपने कोई दो अलग, दो बेसिकली कैसे राइस में अब राइस से मिक्स करोगे, ये तो है नहीं कुछ और मिक्स करके दे दोगे कि दे दोगे हैं। तो राइस हो गया, जो भी चीज है इसे बोलते हैं एलिगेशन, कि दो चीजों का आपने मिक्स करना है, उसके बाद एक मीन प्राइस होगा। तो पेपर में वो पूछ सकता है कि कितनी चीपर की अमाउंट डालें, कितनी डीयर की अमाउंट डालें, और एक उसने आपको मीन प्राइस दे दिया, वो तो जो भी इसमें से या तो रेशियो दी होगी, और डियरर और इसका प्राइस दिया होगा चीपर का, तो मीन प्राइस निकालो। वो तो आपको इस फॉर्मूले के अंदर अप्लाई करना होता है, कि जो भी आपको अकॉर्डिंगली जो भी कैलकुलेट करना है, इसे हम क्या बोलते हैं आपका एलिगेशन रूल, इसे हम क्या बोलते हैं आपका एलिगेशन रूल, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये एक मतलब एक फॉर्मूला ही आएगा, इसके ऊपर भी एक इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन है, चलिए इसमें देखते हैं। अब जैसे इस नेक्स्ट जो टॉपिक हमने देखना है, जैसे मान लो आपके पास एक वेसल है, ठीक है, जैसे आपके पास मान लो एक वेसल है, मान लो मैंने आपको कहा कि उसके अंदर वी हैव 10 लीटर्स ऑफ मिल्क, ठीक है, कितना मिल्क है 10 लीटर्स, इसके अंदर 10 लीटर मिल्क है, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इसमें से 1 लीटर मिल्क को रिमूव किया, और इसके अंदर क्या ऐड कर दिया 1 लीटर वाटर, ठीक है। 1 लीटर मिल्क को रिमूव करा, क्योंकि वॉल्यूम आपको सेम रखनी है, ठीक है, ये नहीं है कि वॉल्यूम आप चेंज कर दोगे, क्योंकि जो फॉर्मूला हम पढ़ेंगे वो तभी एप्लीकेबल होगा। 1 लीटर आपने वाटर रिमूव किया, सॉरी मिल्क रिमूव करा, और 1 लीटर पानी डाल दिया, ठीक है। तो आप बताओ कितना मिल्क होगा, हैं सेम 9 लीटर मिल्क होगा, 1 लीटर क्या होगा वाटर। अब वो कह रहा है अब दोबारा आपने इसमें से 1 लीटर रिमूव किया, और उसके अंदर 1 लीटर वाटर ऐड कर दिया, तो अब कितना मिल्क होगा हैं 1 लीटर आपने रिमूव करा, 1 लीटर पानी डाला, तो अब कितना इसके अंदर मिल्क होगा, कितना वाटर होगा 900 ग्राम। हाँ अब देखो ना, अब आपके पास क्या, हाँ 8.1 लीटर। देखो क्या ना, अब ये मिक्सचर जाएगा, अब मिक्सचर का क्या मतलब है कि अब इसके अंदर 9 पार्ट मिल्क के हैं, 1 पार्ट वाटर का है, तो जो 1 लीटर आप रिमूव कर रहे हो, तो उसमें ऑब्वियसली 900 ml मिल्क जाएगा, और 100 ml क्या जाएगा वाटर। तो ऑब्वियसली अब आपका कितना मिल्क रह गया 8.1 लीटर, और वाटर कितना होगा 1.9 लीटर, क्योंकि 1 लीटर वाटर आपने ऐड करा, और बेसिकली क्योंकि 100 ml ही वाटर रिमूव करा ना 1 लीटर में से, 900 ml पहले ही था। अब वो कहते हैं दोबारा करो, दोबारा इसमें से 1 लीटर को रिमूव करो, और 1 लीटर पानी डालो, अब बताओ कितना मिल्क होगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली अब जैसे हम नेक्स्ट स्टेप में थोड़ी सी कैलकुलेशन करना हमारे लिए टिपिकल हो जाएगा, तो इसके लिए हम फॉर्मूला देखते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, तो फॉर्मूला इसके लिए आपका होता है कि क्वांटिटी ऑफ मिल्क लेफ्ट इन वेसल डिवाइडेड बाय इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज इक्वल टू इनिशियल क्वांटिटी, या बेसिकली इनिशियल क्वांटिटी तो चलो इधर से आएगी, इज इक्वल टू
1 माइनस आर, आर वो क्वांटिटी है जो आप रिमूव कर रहे हो, डिवाइडेड बाय इनिशियल क्वांटिटी की पावर एन। ठीक है, क्यू, क्यू क्या है, जो इनिशियल क्वांटिटी है, आर वो है जो अमाउंट आप रिमूव कर रहे हो, जैसे इस केस में आपका 1 लीटर है, और एन आप उसको कितनी बार कर रहे हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमने क्वांटिटी ऑफ मिल्क निकालनी है। जैसे अगर हमने फर्स्ट एक बार ही करा तो क्वांटिटी क्यू, जो क्वांटिटी ऑफ मिल्क लेफ्ट, क्यू एल लिख सकता हूं इसको मैं, इज इक्वल टू इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी 10 लीटर, रिमूव कितना करा आपने 1 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 1। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 10, तो ये कितना आ जाएगा इंटू 9/10, तो ये कितना आंसर आ गया आपका 9 लीटर। अभी आपने एक बार करा है। ठीक है, अब आपने अब बाकी सब चीजें सेम ही है, ये 1 की जगह 2 हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो आपने एक बार करा तो हमने देखा कि 9 लीटर मिल्क होगा, 1 लीटर क्या रह जाएगा वाटर। अब आपने एक बार और करा तो क्या फॉर्मूला लगेगा, 10 × 1 - 1/10 का स्क्वायर। अब स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि आप एक बार आपने उसको और करा। ठीक है, तो 10 × 9/10 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 10 × 81/100, तो ये कितना रह गया 8.1 लीटर। ठीक है, अब इसी चीज को मैंने आपको कहा था आप एक बार और करो, तब क्या होगा 10 × 1 - 1/10 का क्यूब हो जाएगा अब ये, क्योंकि यू आर डूइंग द सेम ऑपरेशन फॉर द थर्ड टाइम। नाउ 10 × 9/10 का क्यूब, अब 9 का क्यूब कितना होता है 729 डिवाइडेड बाय 1000, तो क्या अमाउंट रह जाएगी आपकी 7.29 लीटर्स। आप एक बार और करो। ठीक है, मतलब वही है कि आप जितनी बार करते जाओगे उतना कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। अगली बार करेंगे तो 10 × 9/10 की पावर 4। अब 9 की पावर 4 कितना होगा 729 × 9 देखो कितना आ रहा है, 729 × 9 कितना आ रहा है 6561 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4, ये एक गया, तो ये कितनी अमाउंट आ गई 6.56 लीटर। मतलब पहली बार जब आपने उस ऑपरेशन को करा तो 9 लीटर पानी रहेगा, फिर आपने 1 लीटर मिक्सचर रिमूव करा, 1 लीटर पानी ऐड करा, फिर हो गया 8.1 लीटर। थर्ड टाइम जब आप उसे करोगे तो अमाउंट ऑफ मिल्क लेफ्ट इज 7.29, रेस्ट विल बी वाटर। और जब आपने उसको फोर्थ टाइम करा तो कितना रह गया 6.56, और बाकी सारा पानी। मतलब ऑब्वियसली जैसे जैसे आप मिक्सचर को रिमूव करते जा रहे हो आपका मिल्क कंटेंट कम होता जा रहा है और वाटर कंटेंट आपका इंक्रीज होता जा रहा है। तो ये एक फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा, दैट इज क्वांटिटी जो भी आपकी लेफ्ट है एंड इन वेसल डिवाइडेड बाय इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क। तो इसका क्या फॉर्मूला है 1 - R/Q की पावर n। तो दिस इज द फॉर्मूला। अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि, और फिर वो आपको बताएगा कि कितने टाइम आपने उस ऑपरेशन को करना है, वो n है बस। एक बार ही करना है तो 1, 2 बार करना है तो 2 टाइम्स, 3 बार करना है तो 3 टाइम्स, 4 टाइम्स करना है तो आपका इट विल बी 4 टाइम्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, दैट इज बेसिकली इसमें आपको क्या गिवन है, ए प्रीशियस स्टोन ब्रेक्स इनटू 4 पीसेस। ठीक है, आपने उसको कितने पीसेस में ब्रेक करा है 4 पीसेस में, हैविंग वेट्स इन द प्रोपोर्शन 1:2:3:4। ठीक है, वो चलो हमें नहीं पता क्या वेट है, जैसे आप ये मान के चल सकते हो, क्योंकि जैसे मान लो कोई स्टोन है उसका वेट 10 ग्राम है। ठीक है, तो आपने उसको 4 पीसेस में ब्रेक किया। अब 10 ग्राम में जैसे एक 1 ग्राम का हो गया, दूसरा आपका 2 ग्राम का, एक 3 ग्राम का, और एक 4 ग्राम का, हो गए टोटल मिला के 10 ग्राम्स। अगर आपको 10 को मतलब ब्रेक करने के बाद 1 ग्राम, 1 + 2 3, 3 + 3 6, और 4 10। ठीक है, अब वो कह रहा है कि जो द वैल्यू ऑफ सच ए स्टोन इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। ठीक है, अब इसका वेट था 10 ग्राम, तो इसकी वैल्यू थी मान लो 100। ठीक है, वो जैसे भी जो भी अमाउंट में थी, जैसे 100 रुपीज थी फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, लेकिन जब आपने उसको 4 में ब्रेक कर दिया, अब इसका स्क्वायर तो 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर 1,
2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो ये टोटल कितना आ रहा है 30। पहले उसकी अमाउंट वैल्यू कितनी थी 100, अब कितनी रहेगी 30, तो कितने परसेंट लॉस हुआ 70, तो ये आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन हमें गिवन है 5 एप्पल्स 6 ऑरेंजेस एंड 7 बनानास कोस्ट ₹250, while 6 apples 4 oranges and 2 bananas cost ₹180। ठीक है, अब इसमें देखो ना आपको इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी। ठीक है, जैसे आप ये मान के चलो कि मान लो 5 एप्पल्स, तो ऑब्वियसली x एक एप्पल का प्राइस है, तो क्या इक्वेशन बन गई 5x प्लस 6y प्लस 7z इज इक्वल टू 250। सेकंड क्या बनेगी 6x प्लस 4y प्लस 2z इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है आपका 180। अब वो आपसे क्या पूछ रहा है कि आपको 4 ऑरेंजेस और 8 बनानास, मतलब आपको जो कैलकुलेट करना है वो 4y प्लस 8z, ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, मतलब x का हमें कोई वो नहीं है, x का कोई हमें यहाँ पर, क्योंकि एप्पल्स का तो हमने बताना ही नहीं है, तो हमें किसी ना किसी तरह से x को यहाँ से रिमूव करना है। ठीक है, तो जैसे हम बेसिक मैथमेटिक्स करते थे कि दोनों को कैसे इक्वल करें, अब ऑब्वियसली ऊपर 5 है नीचे 6 है, तो अगर हमें इसे इक्वल करना है तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 5 से। ठीक है, तो 6 इंटू 5 कितना हो गया 30x प्लस 36y प्लस 42z, और 250 इंटू 6 कितना होगा 1500। ठीक है, और इधर भी 30x प्लस 20y प्लस 10z इज इक्वल टू 180 इंटू 5 कितना होगा 900, यही होगा। अब हम क्या करते थे साइन चेंज, माइनस 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 माइनस। ठीक है, ये 30 से 30 कैंसिल हो गया, 36y माइनस 20y कितना हो गया 16y प्लस 32z, ये कितना आ गया आपका 600, ये कितना आ गया 600। ठीक है, अब हमें देखो क्या निकालना है 4y प्लस 8z। अब इसमें से आप 4 कॉमन ले सकते हो, जो आपके वैसे रिजल्ट आया, तो अगर मैं 4 कॉमन लूंगा तो क्या रह जाएगा 4y प्लस 8z इज इक्वल टू 600, और 4y प्लस 8z इज इक्वल टू 600/4, and my answer will be ₹150। So the right answer will be 150। ठीक है, सो नेक्स्ट हम देखेंगे आपका कंसेप्ट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो जैसे दो टाइप का इंटरेस्ट हम बोलते हैं। इंटरेस्ट बेसिकली क्या होता है आपका ब्याज, मतलब जो भी आप एक अमाउंट के ऊपर जो एक परसेंटेज दे रहे हो। ठीक है, वो इंटरेस्ट अलग अलग हो सकता है, वो चाहे आप कोई कार लोन लेता है, कोई होम लोन लेता है, तो उस पर एक इंटरेस्ट उसे बैंक को पे करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि तभी तो बैंक उसको पैसा देगा ना, क्योंकि बैंक को भी तो कोई ना कोई फायदा होना चाहिए। ठीक है, तो दो टाइप का इंटरेस्ट अभी हम देखेंगे, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट और एक होता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो अब देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, जैसे मान लो आपको जैसे कोई दो पीपल हैं, एक ए है एक बी है। ठीक है ना, अब ए ने बी को मान लो कि 1000 रुपीज दिए। ठीक है, कितने रुपीज दिए 1000 रुपीज। ठीक है, और वो मान लो उसने उसको दिए 2 साल के लिए। ठीक है, तो वो कह रहेगी ये तो चलो मैंने एक छोटी सी अमाउंट लिया है, वो तो जितने भी अमाउंट हो सकती है 1 करोड़ भी हो सकती है 10 करोड़ भी हो सकती है, उस हिसाब से उसको मतलब उसको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा उस अमाउंट के ऊपर। ठीक है, वो एक अमाउंट फिक्स हो जाती है। जैसे मान लो उसने कह दिया कि मैं आपको 1000 रुपये दे रहा हूँ 2 साल के लिए, बट मैं आपसे 10% इंटरेस्ट लूंगा। ठीक है, अब सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या फर्क है ये क्लियर होना चाहिए। जैसे मान लो कि कितने रुपए थे 1000 रुपए। ठीक है, जो सिंपल सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट की। ठीक है, ये जो अमाउंट होती है इसे बोलते हैं हम प्रिंसिपल। जो भी अमाउंट बेसिकली ली जाती है, जैसे एक ने ए ने बी को दी, तो उसे हम क्या बोलते हैं आपका प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, और जो बेसिकली इंटरेस्ट रेट होता है उसे आप रेट, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिस भी अमाउंट पे आप
जैसे ROI दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अब सिंपल इंटरेस्ट जो होता है ना वो सिर्फ प्रिंसिपल के ऊपर निकाला जाता है, ठीक है। जैसे ऑब्वियसली 1,000 रुपए हैं, तो अगर हम देखें 1 साल के बाद, तो ऑब्वियसली उसको कितना इंटरेस्ट पे करना है, ₹100, क्योंकि 10% कितना है, ₹100। तो ये हो गया फर्स्ट ईयर के बाद उसका इंटरेस्ट कितना बना, ₹100, ठीक है। अब क्या है, हमेशा जो भी सिंपल इंटरेस्ट होता है वो सिर्फ प्रिंसिपल पे निकलता है, ठीक है। अब अगले साल उसको, मतलब अगर हम अब सेकंड ईयर की बात करें, तो उसके बाद भी उसे 1,000 के ऊपर कितना इंटरेस्ट देना है, ₹100। तो 2 साल में उसको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ₹200। ये होता है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट किस पे निकलता है, आपके प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर, ठीक है। जैसे इसका फॉर्मूला भी अभी हम देखेंगे, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाय 100। अब जैसे यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट कितनी थी, 1,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 10%, टाइम कितना था, 2 साल, डिवाइडेड बाय 100। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कितने रुपीज आ गए, ₹200। सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम बाय 100। तो ये सिंपल इंटरेस्ट होता है, ठीक है। अब एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, उसको भी एक आधा हम क्वेश्चन देखेंगे। अब कंपाउंड इंटरेस्ट को समझते हैं, ठीक है। अब हम दूसरा केस लेके चलते हैं कि ए ने बी को कितने अमाउंट दी, मान लो भाई ₹1,000 ही दिए, ठीक है। लेकिन अब वो कह रहा है अब मैं क्या लूंगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या मतलब है कि ऑब्वियसली चलो ये भी अगर हम मान के चलें 2 साल के लिए, ठीक है। अब फर्स्ट ईयर तो वही बात की 10% से ही दिया उसने, तो कितने रुपीस बने, 100, ठीक है। ये तो ठीक है, लेकिन ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, अब पहले साल तो चलो जो भी अमाउंट थी प्रिंसिपल उस पर निकलता है, लेकिन ये जो इंटरेस्ट है ये प्रिंसिपल प्लस 1 साल के बाद जो इंटरेस्ट आया है, ठीक है, उस पे भी आपको देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अभी अब हम बात करते हैं सेकंड ईयर की, कि 2 साल के बाद, अब 2 साल के बाद एक तो प्रिंसिपल अमाउंट पे उसको 10% देना है, जो कितना है आपका, ₹100, ठीक है। और एक जो इंटरेस्ट की अमाउंट थी 1 साल के बाद, उसके ऊपर भी आपको 10% देना है, तो वो कितनी अमाउंट होगी, ₹10, ठीक है। तो ओवरऑल उसको 2 साल के बाद ₹210 देने पड़ेंगे। नहीं, 100 पहले वाला भी है ना, 1 साल, क्योंकि 2 साल की बात है ना, पहले ये वाला 100, फिर ये 100 प्लस 10, तो 210। जैसे इसको भी हम निकाल के देख सकते हैं, यहाँ पर जो अमाउंट आती है, ठीक है, जैसे जो भी प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस जो भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है डिवाइडेड बाय 100 की पावर n, ये अमाउंट है। जैसे अब हमें 2 साल के बाद निकालनी है, तो अमाउंट बेसिकली हमने निकाल लिया, प्रिंसिपल हमारा कितना था, ₹1,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था हमारा, 10%, डिवाइडेड बाय 100 की पावर 2, क्योंकि 2 साल के बाद। तो अमाउंट इज इक्वल टू 1,000 इंटू, अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये 110 बाय 100 का स्क्वायर, ठीक है। सो 1,000 110 का स्क्वायर कितना आएगा, हाँ मतलब 1,2,1,2,1,0,0 डिवाइडेड बाय 1,2,3,4। तो यहां से देखो ये आपकी 3 0 तो आप ऐसे कैंसिल कर दो, और एक ये कैंसिल कर दो, तो कितनी अमाउंट आ गई है, 1,2,1,0। ये अमाउंट आई है कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद। अब अमाउंट किसके इक्वल होगी, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। अमाउंट कितनी आई आपकी, ₹1,210। प्रिंसिपल कितना था, ₹1,000। कंपाउंड इंटरेस्ट आप निकाल लो, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया, 210। तो दिस इज द फॉर्मूला व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग द कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या फॉर्मूला आपका, ए अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R बाय n की पावर n, ठीक है। ये एनुअली वाला है, और भी फॉर्मुलेज होते हैं, बट चलो आप पहले इसको याद कर लो, क्योंकि वो डिपेंड करता है ना कि अब कंपाउंड इंटरेस्ट वो कहता है मेरे को 4 महीने बाद चाहिए,
6 महीने बाद चाहिए। ये जो फॉर्मूला है दिस इज फॉर एनुअली, ठीक है। अगर आप साल के बाद उससे इंटरेस्ट ले रहे हो, साल के बाद क्या ले रहे हो आप उससे, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या फर्क है, ये प्रिंसिपल प्लस जो इंटरेस्ट आता है उसके ऊपर निकलता है, बट सिंपल इंटरेस्ट हमेशा प्रिंसिपल के ऊपर होता है। इसलिए ये थोड़ा सा कंपाउंड है, नाम से ही पता लग रहा है ना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसके अंदर प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट लेना ही लेना है उसने, बट जो फर्स्ट ईयर के बाद जो इंटरेस्ट है, जैसे अभी मैंने 2 साल ही लिया ना, और वो डिपेंड करता है उसने इंटरेस्ट 5 साल के लिए दिया है, 10 साल के लिए दिया है, और ये अमाउंट कितनी बड़ी है, तो उस हिसाब से आपका आंसर आता है। ठीक है, तो यहां पर कितना आ रहा है आपका, बेसिकली दिस इज अ फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द फाइनल अमाउंट एंड प्रिंसिपल 1+r/100 की पावर n, और इसका क्या फॉर्मूला आपका, दैट इज सिंपली p इंटू r इंटू t/100। ठीक है, तो चलिए करते हैं इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन लिखिए। जैसे तो जैसे लिखिए क्वेश्चन, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट on rupees 7,500 at 4% annum for 2 years, for 2 years, comma, compounded annually, compounded annually, compounded annually। आपने कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है ₹4,7500 फॉर एट 4% एनम फॉर 2 years। तो आप बताओगी मतलब कंपाउंडेड एनुअली, क्योंकि उसने मेंशन कर रखा है एज आई टोल्ड यू, अगर वो क्वार्टरली या बेसिकली 6 मंथली होता है तो उसके लिए फॉर्मूला डिफरेंट होता है, बट जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया वो एनुअली वाला ही बताया है। तो करिए कैलकुलेट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹7,500 एट 4% एनम फॉर 2 years। ठीक है, सो ऑब्वियसली पहले हम अमाउंट निकाल सकते हैं, तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना था 7,500, 1+4/100 की पावर 2, तो 7,500 ये कितना आ रहा है 104/100 का स्क्वायर, तो ये कितना आ रहा है 104 का स्क्वायर कितना आ रहा है 10 डिवाइडेड बाय 100, 10,000, तो 2 ये चली गई, तो ये टोटल ये अमाउंट कितनी आ रही है 8,112। ये क्या, ये अमाउंट आई है, और मैंने आपको पहले ही बताया कि जो अमाउंट है दैट इज प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। अमाउंट कितनी आ रही है 8,112, प्रिंसिपल कितना था 7,500, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा आपका 612 और 612। ठीक है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, ए डिपॉजिट इन ए बैंक। ठीक है, वो हमें पता नहीं है, मतलब जैसे होता है ना एक प्रिंसिपल होता है, जो अमाउंट है वो हमें पता नहीं है, विच पेज इंटरेस्ट ऑन इट्स डिपॉजिट कंपाउंडेड डेली। ठीक है, ग्रोस टू ₹80,000 फॉर 500 days, क्योंकि हमें इनिशियली उसने कितनी अमाउंट डाल रखी है वो हमें नहीं पता यहाँ पर। ठीक है, तो वो जाके होगी 80,000 आफ्टर 500 days। ठीक है, तो ये हमें नहीं पता कि इस 500 days में उसको कितना बेसिकली इंटरेस्ट मिला है, वो हमें नहीं पता कंपाउंड इंटरेस्ट। अब 80,000 से नेक्स्ट 500 days में कितना हो गया 88,000। ठीक है, तो यहीं से हमें पता लगेगा बस, क्योंकि मतलब जो भी इनिशियल अमाउंट थी उसका यहाँ से आपको पता लग रहा है कि वो 10% है, कि 80,000 का 10% 8,000 होगा, तो 500 days के बाद वो 88,000 हो गया। ठीक है, अब ऑब्वियसली अब ये आपकी अमाउंट है। ठीक है, अब ये जो एक अमाउंट है, अब इसके ऊपर आपको 10% इंक्रीज करना है, क्योंकि दोबारा वही 500 days ही है, पहले आपने इस पे 10% किया था ना। अब जो 1000 days के बाद जो अमाउंट है
उसके ऊपर आपको 10%, क्योंकि 10% आपको इससे आइडिया हो गया कि 500 दिन के बाद 10% ही कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है, जो भी अमाउंट मिला के, क्योंकि जो चीज 80,000 थी वो 500 दिन के बाद अगर 88,000 होगी तो 10% ही कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है, तो अगले 500 दिन के बाद भी 10% होगा, तो 88,000 का 10% कितना होगा? 8800. So 8800 plus 88,000 will be equal to 96,800. So the right answer is 96,800.